हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आपको स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में पुर्तगालियों के आगमन की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग प्राचीन काल से यूरोपियों का भारत के साथ व्यापार की चर्चा करते हैं। ये जो है यूरोप के साथ भारत का व्यापार देखते हैं कि 3 मार्ग द्वारा होता था। पहला स्थल मार्ग, दूसरा स्थल एवं जल मार्ग द्वारा, तीसरा केवल जल मार्ग। स्थल मार्ग जो है ये स्थल मार्ग जो है पंजाब, पेशावर, खैबर दर्रा, काबुल, हिरात, ईरान होके उसके बाद तुर्की, सीरिया होके रोम के बंदरगाह से रोम पहुंचता था और उसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय वस्तुओं को पहुंचाया जाता था। इसके अलावा एक और रास्ता इसी में था, मुल्तान, बोलंदर्रा, कंधार, हिरात और तब ईरान। हम थोड़ा इसको मैप में देख लेते हैं। देखते हैं कि जो भारत देश है, भारत से जो वस्तुएं हैं पंजाब से पेशावर, काबुल, ईरान में इसी में बीच में खैबर दर्रा भी पड़ता था। काबुल, हिरात, ईरान, उसके बाद तुर्की और सीरिया होके भूमध्य सागर होके रोम पहुंचता था। और ये रोम से जो इटली से पहुंचकर पूरे यूरोप में भारतीय वस्तु पहुंचता था। पहला स्थल मार्ग द्वारा यह रास्ता था। फिर हम देखते हैं दूसरा मार्ग स्थल एवं जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। स्थल मार्ग में अरब सागर से के बाद फारस की खाड़ी, वसरा इराक में है, इराक, बगदाद इराक में, दमिश्क सीरिया, अल्पो सीरिया, उसके बाद रोम के बंदरगाह। हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं। ये जो भारत से ये अरब सागर से यहाँ फारस की खाड़ी, फिर उसके बाद इराक में बसरा और बगदाद के बाद फिर यहाँ सीरिया है, सीरिया में दमिश्क, अल्पो। उसके बाद यह जो व्यापार फिर भूमध्य सागर होके रोम के बंदरगाह, ये जो इटली है, यहाँ पहुँचता था और यहाँ से पूरे यूरोप में वस्तुएं पहुँचाए जाते थे। ये दूसरा रास्ता था। यह तीसरा रास्ता की हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा रास्ता केवल जल मार्ग द्वारा था, जो अरब सागर के बाद से फिर लाल सागर के बाद उसके बाद से मिस्र जो देश में, जिसमें काहिरा और सिकंदरिया, उसके बाद अल्पो जो सीरिया है, फिर कस्तुनतुनिया जो तुर्की, भूमध्य सागर और रोम सागर के बंदरगाह। मैप में देख लेते हैं। ये जो है भारत से अरब सागर से होकर हम लोग लाल सागर यहाँ आ गए। फिर जो मिस्र जो इजिप्ट जो बोलते हैं, यहाँ के काहिरा जो है नगर है, बाजार मंडी थी, और सिकंदरिया। इसके बाद से सीरिया से फिर कस्तुनतुनिया होके
फिर ये जो है जो रोम का जो है बंदरगाह, इस रोम सागर के जो बंदरगाह में पहुंचता था, यहाँ से फिर यूरोप में भारतीय वस्तुओं को पहुंचाया जाता था। यह मार्ग था। इसके बाद जो अरबों का अधिकार, यह जो है अरबों का अधिकार ये मिस्र, अरब फारस की खाड़ी, फारस जो अरब, इराक, ईरान वगैरह ये सब जो मध्य एशियाई देशों पे हो गया। उसके बाद भी ये व्यापार चलता रहा, लेकिन जब इन सब क्षेत्रों पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो ये व्यापार जो है बंद हो गया। उसके बाद ये जो भारतीय व्यापार, ये जो यूरोप के जो है, यूरोप में भारतीय वस्तुएं पहुंचने में दिक्कत होने लगा, कठिनाई होने लगी। तब यूरोप के जो व्यापारी एक ऐसी मार्ग की तलाश में खोज शुरू किए कि जो रास्ता जो है ये तुर्क जो थे साम्राज्य थे, इससे न होकर किसी अन्य रास्ते से होकर जाए। उसी समय समुद्री मार्गों की खोज के लिए प्रयास शुरू किया गया, जिसमें आगे हम लोग देखते हैं ये उस समय, पुराने समय में, उस समय जो है भारत का से व्यापार करने के लिए व्यापारी जो आते थे। फिर हम लोग देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ये देखिए भारत में पुर्तगालियों का आगमन। जो भौगोलिक खोज शुरू हुआ तो उसमें एक नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये 1487 में यह जो है केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, यहाँ पहुँचता है। और इस जगह का नाम है उस समय उत्मासा अंतरीप था। जो अभी देखिए ये जो फिगर है दिखाया गया है, ये लिस्बन से यहाँ से चलता है और ऐसे यहाँ आता और फिर यहीं से फिर रिटर्न हो जाता है, या फिर रिटर्न हो जाता है यहाँ। तो इसने जो है यहाँ तक पहुँचा था और इससे आगे खोज को और बढ़ावा मिला जब बार्थोलोम्यू डियाज अपना लिस्बन पहुँचता है। और इसके बाद कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जो है ये उसका क्रिस्टोफर कोलंबस का क्रिस्टोफर कोलंबस ये भारत की खोज में निकला था। ये निकला यहाँ पर जो स्पेन, पुर्तगाल के बगल में ही पर स्पेन है, ये जो है और इसने 1492 में अमेरिका की खोज किया। यहाँ से जब ये जहाज़ लेकर चला तो भारत की खोज में आ रहा था, लेकिन ये अमेरिका की तरफ चला गया ये, और इसने अमेरिका की खोज किया। यहाँ इस अमेरिका के जो वासी थे, ये जो इनका नाम रेड इंडियन, इन्होंने कहा रेड इंडियन कहा इन्होंने मूल निवासियों को। इसने अमेरिका की यात्रा 4 बार किया। आगे फिर हम लोग देखते हैं। उसके बाद भारत की खोज के लिए कोलंबस निकलता है और यह 17 मई 1498 को भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज करता है। इसमें कहीं 17 मई या कहीं 20 मई का जिक्र किया गया है, लेकिन हम लोग NCERT को लेके चलेंगे। ये
जो वास्को डी गामा, यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो है लिस्बन, यहाँ ये पुर्तगाल है, तो वास्को डी गामा यहाँ से चलता है ऐसे दक्षिण अफ्रीका के तटों के सहारे, और यहाँ आसान ट्रिप होते हुए यह फिर भारत के बंदरगाह कालीकट पहुँचता है, जो उस समय बंदरगाह का नाम देखिए यहाँ पर कपक डाबू, बंदरगाह का नाम कपक डाबू है कालीकट। जो उसको एक रास्ते में जो सहयोग करने वाला एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम है अहमद इबन मजीद, इनके सहयोग से यह भारत पहुँचता है। कालीकट, उस समय कालीकट जब पहुँचा था, वहाँ का राजा जमोरिन था। ये कालीकट आपको केरल में पड़ता है। ये भारत से काली मिर्च का व्यापार किया था, जो 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। जब वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय पुर्तगाल का राजा का नाम मैनुअल प्रथम था। पुर्तगाल जो है उस समय उसका राजा का नाम मैनुअल प्रथम था। और जब वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च जो लेकर लिस्बन पहुंचता है, पुर्तगाल अपने देश में जाता है, तो वहाँ जो उनको वास्को डी गामा को उपाधि दिया गया वाणिज्यिक प्रधान, वाणिज्य का प्रधान, उसको उपाधि मिला था। जब कालीकट वो आया था, तो कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और व्यापार करने की अनुमति दिया था इसको। तो उसके बाद वास्को डी गामा दूसरी बार जो है देखते हैं कि 1502 में भारत आता है, और दूसरा बार 1502 में भारत आया। पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक वास्को डी गामा को माना जाता है। तो फिर एक बार हम और देखते हैं कि यह इसका जो है 17 मई 1498 को भारत आया था। को भारत आया। उसका मार्ग जो है रास्ता बताने वाला था अहमद इबन मजीद, जो गुजरात का व्यापारी था। कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, कालीकट का बंदरगाह पहुंचा था। कपक डाबू केरल में है। कालीकट का राजा जमोरिन था, वो जो काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ कमाया था। जब पुर्तगाल का राजा उस समय मैनुअल प्रथम था, वास्को डी गामा जब अपने देश वापस गया तो वाणिज्य का प्रधान, उसका उपाधि मिला। कालीकट के राजा ने इनको स्वागत किया था और व्यापार करने की अनुमति दिया। वास्को डी गामा दूसरी बार दूसरी बार जब भारत आया 1502 में आया था। पुर्तगाली कंपनी का इसको संस्थापक माना जाता है। ऐसे वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, 3 बार आया था। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, भारत में दूसरा पुर्तगाली जो था पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल, इसने ब्राज़ील की खोज किया था 1500 ईस्वी में। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, 1500 में ईस्वी में पहुंचा था। इसने 13 जहाज और 200 लोगों के साथ भारत आया था। कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा था इसको। यही है पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल। इन्होंने जब ये भारत आता है कैब्रेल, तो देखते हैं क्या था, कोचिन और किन्नौर यानी कन्नूर भी इसको बोलते हैं, में व्यापार सुरक्षित करने हेतु, यानी कोचिन और किन्नौर यानी कन्नौर पर व्यापार सुरक्षित करने कालीकट को ये छोड़ दिया। उस समय जो कालीकट पे भी इसका अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, लोग छोड़ के यहाँ इस जगह पे अपना व्यापार शुरू कर दिया। इन्हें काफ़ी मुनाफे के साथ ये लिस्बन लौटा था। जहाज़ों, अरबों के जहाज को पकड़कर इसने जमोरिन को दिया था। तो ये जो है कोचिन कन्नौर और व्यापार सुरक्षित ने कालीकट को छोड़ दिया, काफ़ी मुनाफा कमाया था और अरबों के जहाज पकड़कर जमोरिन को दे दिया था।
और यह दूसरा भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था यह। भारत में जब पुर्तगाली का व्यापार, भारत और पुर्तगाल के बीच जब व्यापार शुरू हुआ तो उस समय भारत में पुर्तगाली कंपनियां देखते हैं कोचीन में सबसे पहले ये लोग ने व्यापारिक कोठियाँ खोली। 1503 में भारत में पहली पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया, जो ये है पहला पुर्तगाली कारखाना है। पुर्तगालियों की पहली दुर्ग, और यहाँ पर पहला दुर्ग का भी निर्माण किया लोगों ने। ये दुर्ग का बनाने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यही उस समय निर्माण कराया था। जिस समय निर्माण कराया उस समय वो गवर्नर नहीं था। पहली जो है पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है 1503 में कोचीन में खोला गया था। यह कंपनी जो है इस कारखाना का दुर्गीकरण किया 1503 में ही। ये जो दुर्ग बनाने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो सेकेंड वायसराय गवर्नर था, लेकिन जिस समय बनाया उस समय वह गवर्नर नहीं था। दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कनूर 1505 में स्थापित किया। ये दूसरी पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री थी यह, जो किलाबंदी इसको 1505 में ही किया गया। यही है उस समय के फैक्ट्री, जो यहीं से वो व्यापार कन्नौर से अगल बगल के क्षेत्रों पे व्यापार किया करते थे लोग। दूसरी आगे हम लोग देखते हैं कि गोवा 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। ऐसे गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह एवं सामरिक स्थल था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा को छीन लिया। इस गोवा को छीनने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने ही छीना था गोवा को। ऐसे जो गोवा है ये अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन था। यानी इसके पहले कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो यूरोपियों के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया गया था, लेकिन गोवा ही ऐसा क्षेत्र गोवा ही था जो यूरोपियों के पुर्तगालियों के द्वारा जीत लिया गया और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोला गया। गोवा को जीतने के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने फिर मलक्का को जीता। देखिए ये जो मलेशिया में यही है, यहाँ पर मलेशिया में ये दक्षिण पूर्व एशिया जो मलेशिया है महत्वपूर्ण मंडी था उस समय, तो उस महत्वपूर्ण मंडी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने हरमुज जो है ये ईरान, यहाँ पर जो है ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। ईरान में है जो फारस खाड़ी, इसके मुहाने पर था। 1515 में इस पर अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार किया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसको उस निदेशक जो मंडल था वो आदेश इनको दिया गया था कि इन सब जो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र है उस पर अधिकार किया जाए। जो बंगाली खाड़ी में जो हुगली पड़ता है 1537 में इस पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने, और यहाँ पर बंगाल की यहाँ पर फैक्ट्री खोली। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। पुर्तगाली द्वारा हुगली द्वारा लूटपाट का केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता था हुगली।
यानी जो भी भारतीय जहाज उनसे बिना कार्टिज लिए व्यापार करते थे तो उनको हुगली के पास पुर्तगालियों द्वारा उस जहाज को लूट लिया जाता था। उसके बाद इनसे लूटपाट, इनके जो है गलत बर्ताव के चलते 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तो हुगली को एक लोग विशेष रूप से लूटपाट के लिए ही प्रसिद्ध है कि पुर्तगाली जो है हुगली में लूटपाट करते थे, जो भी जहाज भारतीय जहाज़ों को लोग लूट लेते थे। दीव, ये जो दीव गुजरात के से कुछ दूरी पर एक द्वीप है, ये जो इस पर 1535 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। 1535 में दीव पर अधिकार किया। ये जो टापू, ये जो द्वीप था यहाँ पर दिखाया गया है आपको, दमन पर 1539 में पुर्तगालियों ने अधिकार किया। उसके बाद से दमन पर किए। नागपट्टनम 1507 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। दीव, दमन, नागपट्टनम, चटगांव जो बंगाल में, और सतगांव, ये जो है उस समय के बंगाल के शासक महमूद शाह से व्यापार करने की अनुमति लिए थे लोग। और यहाँ 1536 में कारखाना खोलने की अनुमति ले लिए थे। किससे? बंगाल के शासक महमूद शाह, उस समय बंगाल का जो शासक था महमूद शाह था। इससे यहाँ पर चटगांव और सतगांव में कारखाना खोलने की अनुमति लिए थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के कोरोमंडल, जो ये कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट समुद्री तट के मछलीपट्टनम देखिए यहाँ पर है, ये कोरोमंडल तट, यहाँ पर मछलीपट्टनम है। और पुलिकट यहाँ है। नागपट्टनम, यहाँ नागपट्टनम है। तो इन जो यहाँ से और इस जगह यानी मछलीपट्टनम, पुलिकट, इन जगहों से वस्तु को एकत्र करते थे पुर्तगाली, इन जगहों से। और मलक्का जो मलेशिया में, मनीला फिलीपींस में है, आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम, इस जो बंदरगाह का, ये जो बंदरगाह है नागपट्टनम का, पुर्तगालियों के द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया करते थे लोग। इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। कोरोमंडल तट के जो मछलीपट्टनम, पुलिकट और मलक्का और मनीला के साथ व्यापार करने के लिए नागपट्टनम का प्रयोग करते थे। ये जो है पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? जो भारत में व्यापार कर, जो भारत में लोग आए थे, इसका उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य इसको हम देखते हैं तो इनका उद्देश्य आर्थिक कारण और धार्मिक कारण, दो उद्देश्य दिखता है। आर्थिक कारण, ये लोग जो भारत के साथ पहले जो व्यापार, और अरब के व्यापारी भारत से वस्तु खरीद कर ये मिस्र या सीरिया या तुर्की ले जाते थे, और वहाँ से वेनिस और जिनेवा के व्यापारी खरीद कर अपने रोम में ले जाते थे और व्यापार करते थे। तो
ये जो पुर्तगालियों का उद्देश्य था कि अरब के व्यापारी और यूरोप के जो वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों को बाहर करना, इस व्यापार से उन लोगों को हटा देना था और उसके जगह इनके जगह पर पुर्तगाली व्यापार स्थापित करना चाहते थे लोग। तो ये इनका उद्देश्य था। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, इन क्षेत्रों में ईसाई धर्म को फैलाना इनका उद्देश्य था। ये चाहते थे कि जिन क्षेत्रों में हम ईसाईकरण करें, ईसाई धर्म को फैलाए, ताकि हमको अस्थायी रूप से यहाँ आधार मिल सके। इस क्लास में हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वायसराय, पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल के बारे में। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस क्लास को देखे और सुने, और इसको जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको इस पर पकड़ बन जाएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।